गुड इवनिंग आप सभी को एंड एट द सेम टाइम हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी, आप सभी मेरे को जानते होंगे। आज मैं सेल्फ लेके फिर आया हूँ। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, आई होप मैं उसे पिछले अगले वीडियो तक कंप्लीट कर दूंगा। 2 वीडियोस और बनाऊंगा। सेल में पिछले वीडियो में हमने गोल्जी बॉडी के फीचर्स देखे थे और डिस्कवरी किसने किया वो देखा था, कैमिलो गोल्जी। आई होप आप सभी नोट डाउन करते होंगे, मेरे नोट्स बनाते होंगे और मेरे वीडियोस शुरू से लेके अंत तक देखते होंगे। नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस तो उनको एक बार गो थ्रू कीजिए, फिर इस वीडियो में आइए। तो आज हम डिस्कस करने वाले फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, क्योंकि पिछले लेक्चर में वो डिस्कस नहीं हुआ था। फंक्शंस क्या है गोल्जी बॉडी का? इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन, पैकेजिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स or substances. It helps in modification, secretion and packaging of all materials. इसका मतलब क्या है कि ये जो है मदद करता है कुछ बनाने में, पैकेज करने में, सब्सटेंसेस का बनाने में, उन्हें कुछ मॉडिफाई भी करता है, मींस कुछ चेंजेस लाता है। मतलब बना हुआ तो है ही पहले से, उसमें कुछ चेंजेस लाता है, कुछ मॉडिफाई कर देता है। और सिक्रीशन यानी मेन सेक्रेटरी ऑर्गेनल क्या है गोल्जी बॉडी। जब आपसे पूछे डैश इज अ सेक्रेटरी ऑर्गेनल, तो गोल्जी बॉडी इज अ सेक्रेटरी ऑर्गेनल, क्योंकि इसका काम ही सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन मींस रिलीज करना, ठीक है। किसको रिलीज करता है? सारे मटेरियल्स को, सारे सब्सटेंसेस को। सेकेंड फंक्शन है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट। सेल वॉल कंपोनेंट के कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स है सेल वॉल का, नॉट सेल वॉल, सेल वॉल के कंपोनेंट्स को बनाने में गोल्जी बॉडी का रोल होता है। जैसे हेमीसेल्यूलोज नाम सुना होगा आपने, पेक्टिन का नाम सुना होगा, पेक्टिन, लिग्निन, टिश्यू चैप्टर में तो बहुत बार आपको वो मिलेगा सुनने को, सेल में भी अभी तक मिल चुका होगा, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। पेक्टिन का भी फॉर्मेशन, हेमीसेल्यूलोज। समझ में आया? समझ में आया आप सभी को? मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। मॉडिफिकेशन काम होता है गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी का काम होता है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सिक्रीशन, यही काम है, यही फंक्शन है। ये सेल ऑर्गेनल है। मान लो कौन सेल ऑर्गेनल जो है मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन, पैकेजिंग करता है सेल के अंदर? अगर ऐसे सवाल पूछे, घुमा फिरा के पूछ ही सकता है, तो इसका आंसर होगा गोल्जी बॉडी। तो फंक्शंस आपको समझ में आया? तो कोई ऐसे मींस बहुत हार्ड नहीं है, याद करने का भी जरूरत नहीं है, बस समझना है। आप उस हिसाब से उसको लिख भी सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छा चल रहा है ना? मैं जो जो क्वेश्चंस आपको ड्यूरिंग लेक्चर लिखाता हूं, बोलता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है वो एग्जाम में आएगा, लेकिन उनको प्रैक्टिस करिए। अगर आता है तो फिर वो तो आप लोगों के लिए केक वॉक है, आप लोग बड़े ही आसानी से उसको लिख सकते हैं। अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे, आपको अच्छे नंबर भी मिलेगा, ठीक है। एनुअल एग्जाम्स क्लास 9 का 80 मार्क्स का होता है, तो अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए 80 मार्क्स का पेपर के लिए। एमसीक्यूज ज्यादा प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट आंसर टाइप ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उसी में मार्क्स ज्यादा कटता है, क्योंकि वो घुमा फिरा के पूछता है और लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो जितना न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। और भी कुछ फंक्शंस है, और भी फंक्शंस है, मैं दिखा रहा हूं। जैसे इट हेल्प्स in the formation of cell plate. It helps in the formation of cell plate. गोल्जी बॉडी जो है सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है। सेल प्लेट एक प्लेट होता है, एक सेल प्लेट होता है, ठीक है। सेल प्लेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। थोड़ा बड़ा लिखता हूं इस सेंटेंस को। It helps in the formation, F-O-R-M-E-T-I-O-N, formation of cell plate। कुछ समझ में नहीं आया तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं
अगर कुछ गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ या हो सकता है ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा स्पीड में करना पड़ रहा है। कई सारे लेक्चर्स बना चुका हूँ सेल का, बेसिक्स से लेकर, बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए सेल का। वो जितना भी बोला, वो जितना नया है आप लोगों के लिए उतना बेसिक्स भी है। वो सेल का सब बेसिक्स है, एंड बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट के लिए। बेसिक्स मींस वही तो फाउंडेशन तैयार करता है। तो बेसिक्स अगर क्लियर नहीं रहेगा तो फाउंडेशन आपका टूट जाएगा, आप लोगों को नया कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम्स आएगा। तो इसीलिए बता दीजिएगा। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, सेल प्लेट के फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन सेल डिवीजन के समय मैंने नहीं कहा, सेल डिवीजन के समय नहीं करता। वो किसका था? वो क्रोमैटिन फाइबर्स का था, कि क्रोमोसोम से वो क्रोमैटिन फाइबर्स का था जब सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट बन रहा था। लेकिन ये गोल्जी बॉडी है, ये ऑर्गेनेल है, और वो न्यूक्लियस का कंपोनेंट था। तो दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। लेकिन ये भी सेल प्लेट का फॉर्मेशन में मदद करता है। और क्या है फंक्शन गोल्जी बॉडी का? फ्रॉम, फोर्थ पॉइंट है, अच्छे से लिखता हूं फोर को, आई होप आप लोग फोर देख पा रहे। तो फ्रॉम गोल्जी लाइसोसोम इज फॉर्म्ड। आप लोग गोल्जी बॉडी लिख सकते हैं, मैंने गोल्जी लिख दिया। लाइसोसोम पहले से ही नहीं होता, लाइसोसोम गोल्जी से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आप फोर ना लिख के बुलेट दे दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक फंक्शन है। लाइसोसोम नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर, तो आप सोचिए, आप कुछ देर के लिए थिंक करिए, मतलब मैं अभी बता नहीं रहा, आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिए और हाँ मन में बड़बड़ाते रहिए कि हाँ लाइसोसोम अगर शरीर के अंदर नहीं होता तो क्या होता, क्या होता। एक्चुअली मैं आप लोगों को लाइसोसोम नहीं पढ़ाया हूं, मैं मानता हूं, मैं पढ़ा भी दूंगा, लेकिन लाइसोसोम जो है वो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, एज बिकॉज ये रिवीजन फेज है। तो आप लोगों को क्या लगता है लाइसोसोम अगर बॉडी के अंदर नहीं होता तो क्या होता? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन नहीं होता? क्या इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में मदद करता है या इंटरसेल्यूलर? अभी एक और अच्छा क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा हूं। इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर में क्या डिफरेंस है? इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, हर कुछ मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आज का टास्क आपका यही रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन एंड इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, पहले इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन भी नोट डाउन करवा दूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसको प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में कॉमन मिल जाए। फ्रॉम गोल्जी लाइसोसोम इज फॉर्म्ड, गोल्जी से लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम को बनाया जाता है। क्योंकि गोल्जी का काम क्या बोला मैंने? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज भी बोला था। तो मैं पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, तो पैकेजिंग मतलब बनाना ना, तो बनाता है लाइसोसोम को। और लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? इंटरसेल्यूलर डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब नया है आप लोगों के लिए। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th में तो आपको और कुछ बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, और बहुत कुछ 11th में जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो वो सब बेसिक्स है, सभी को मिला के एक बेसिक्स है, वो फाउंडेशन तैयार करता है। और भी एडवांस में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ये टॉपिक अब हमारा हुआ खत्म, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। मतलब गोल्जी बॉडी खत्म नहीं हुआ, फंक्शंस खत्म हुआ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी, कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल नहीं बोला मैंने? बोला था कि नहीं कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल? बताओ मेरे को, बोला था कि नहीं कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल? कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल मतलब सेल वॉल की जो कंपोनेंट्स, मतलब जिससे सेल वॉल बनता है, वही कंपोनेंट्स है। जैसे हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये सब डिस्कस नहीं हुआ? बहुत बार बताया हूं। पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में बताया हूं, काइटिन के बारे में बताया हूं कि नहीं? सो दीज आर व्हाट? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, वेरियस सेल वॉल्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस सेल वॉल्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल का अलग अलग कंपोजिशन होता है ना, कंपोनेंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स से बनता है कि नहीं?
तो यही चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लो आप भूल गए हो या आपने नहीं देखा तो आप गो थ्रू कीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पीछे नहीं हो जाएंगे, उल्टा आपका बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, बार बार उस वीडियो को देखिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है? 3 ही है। एक है सिस्टर्ने, टिब्यूल्स, वेसिकल्स। सिस्टर्ने, टिब्यूल्स, वेसिकल्स। सिस्टर्ने, टिब्यूल्स, वेसिकल। और एक मजेदार फैक्ट आपको बताना है, आप आगे एक और ऑर्गेनल के बारे में पढ़ोगे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी यही कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो उस समय मेरे को ये कंपोनेंट्स को अलग से एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं। एक में एक्सप्लेन कर दिया, दोनों के लिए हो गया, एक में एक्सप्लेन कर दिया, दोनों के लिए हो गया। लेकिन पूरा सेम है ये मैंने नहीं कहा, पूरा सेम नहीं है, बस फॉर कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स आपको ईआर में भी मिलेगा। सिस्टर्ने, टिब्यूल्स, वेसिकल्स। कॉपी लेके जरूर बैठिए, जब भी मेरा लेक्चर देखने बैठेंगे या किसी का भी मैं बोला हूं, कॉपी लेके जरूर बैठिए, नोट करेंगे, आपको याद होगा। बायोलॉजी तो ऐसा चीज से लिखते याद होता है। मैं भी वैसे ही याद किया हूं, लिख के मेरे कई सारे कॉपीज खत्म हो गए साइंस के, 3-4 तो ऐसे ही हो गया। और मैं ऐसे फेक नहीं बोल रहा या झूठ मूठ का नहीं बोल रहा, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। आप लोगों को बस बता रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना लिखोगे, बोलोगे, पढ़ोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका बेस क्या, आप लोग मतलब नया चीज भी सीख पाओगे, ठीक है। सिस्टर्ने के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। टिब्यूल्स, ES, L छोटा हो गया, टिब्यूल्स, TEU, टिब्यूल्स। ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा ऐसे स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए। सिस्टर्ने, टिब्यूल्स और वेसिकल्स, 3 चीज अब लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिस्टर्ने, CISTERNAE, TIBULES, टिब्यूल्स। वेसिकल्स, VESCICLES। अब इन सभी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। मैं मिटाने जा रहा हूं, अगर आप लोगों से छूट गया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए। और मैं हट भी जाता हूं आप लोगों के स्क्रीनशॉट जिससे ले सके। सिस्टर्ने क्या होता है, इसका पहला पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, नंबर 1 डाल के लिखिए, नंबर 1 डालिए, लिखिए फ्लैटेंड एंड मेम्ब्रेनस सैक्स का मतलब पता है? सैक्स, बोरे को देखो, उस वही सैक, मेम्ब्रेनस सैक लाइक का स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। और ये इसका ये एक पॉइंट है। दूसरा है ये अनब्रांच्ड होता है। ये कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड मतलब जानते हो, ब्रांच, अनब्रांच्ड वही चीज, उसका जस्ट ऑपोजिट। इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, यही 2 पॉइंट है सिस्टर्ने का। एक तो ये फ्लैटेंड होता है, मेम्ब्रेनस सैक्स, और सिस्टर्ने जो है दूसरा अनब्रांच्ड होता है। अब है ये 1-2 पॉइंट, सिस्टर्ने की जगह पे मैं इसको ए लिख देता हूं, कंपोनेंट नंबर ए। अब अगला कंपोनेंट लिखिए टिब्यूल्स। टिब्यूल्स क्या है? ई से एलोंगेटेड ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
तो एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है ट्यूब की तरफ। पाइप्स देखे, ट्यूब्स देखे, तो वही सब एलोंगेटेड ट्यूब लाइक। वो जैसे थोड़ा सा बंधा हुआ होता है, छोटा होता है, मेम्ब्रेनस सैक्स होता है, ये होता है एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स। सेकंड है ये ब्रांच्ड होता है। ऊपर जो सिस्टर में था वो अनब्रांच था, तो ये ब्रांच था। सेकंड पॉइंट इज दिस इज ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच्ड। सेकंड पॉइंट इज ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच्ड। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ईआर के भी यही कंपोनेंट्स है, ईआर के भी कंपोनेंट्स के यही पॉइंट्स है। तो ईआर के बारे में और अलग से मींस थोड़ा लेंथी करने का जरूरत है नहीं, मैं जल्दी क्लियर कर दूंगा, जल्दी बता दूंगा, जल्दी पढ़ा दूंगा। आप लोग वही एग्जाम्स में लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कुछ टफ है ही नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी मैं इसे मिटाने जा रहा हूं क्योंकि और एक कंपोनेंट रह गया, फिर इस गोल्जी वाले टॉपिक को ही हम खत्म कर देंगे। थर्ड कंपोनेंट, थर्ड नहीं लिखता हूं, सी लिखता हूं क्योंकि मैंने अल्फाबेट्स के बेसिस पे मार्क किया था। सी है वेसिकल्स। वेसिकल्स, वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या है? दिस ट्रांसपोर्ट, इसका काम क्या होता है जानते हो? इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कंपोनेंट है कुछ तो काम करेगा। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स थे, न्यूक्लियस के लिए वो जो काम कर रहे थे वही तो न्यूक्लियस का फंक्शन था। मैं अलग से कैसे न्यूक्लियस का फंक्शन बना दिया? वही न्यूक्लियस का फंक्शन था क्योंकि वही लोग न्यूक्लियस के लिए काम कर रहे थे। तो कंपोनेंट्स जो है सेल ऑर्गेनेल के लिए काम कर रहा है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट में काम करता है। ट्रांसपोर्ट एक गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। तो मैं जो कंपोनेंट्स का फंक्शन लिखा रहा हूं, कंपोनेंट्स जो काम कर रहे हैं वही जो है ऑर्गेनेल का फंक्शन है। इसलिए आप अलग से फंक्शन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में आ जाएगा कि वेसिकल का ट्रांसपोर्ट फंक्शन है। वेसिकल कंपोनेंट किसका है? गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी इनडायरेक्टली गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दिस ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस, मटेरियल्स फ्रॉम वन सिस्टरने, एक सिस्टरने से दूसरे में, वन सिस्टरने टू अनदर। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को एक सिस्टरने से दो सिस्टरने तक, मतलब दूसरा सिस्टरने तक। दो सिस्टरने हो ना, एक सिस्टरने से दूसरे सिस्टरने तक। आया समझ में? आया? दिस ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन सिस्टरने टू अनदर, ठीक है। देन दिस मटेरियल्स गेट मॉडिफाइड, मॉडिफाइड भी तो होगा। दिस मटेरियल्स गेट मॉडिफाइड, ये मटेरियल्स मॉडिफाई होंगे। फिर मॉडिफाई के बाद क्या होगा? मॉडिफाई के बाद क्या होगा? देखो एक सिंपल बात बता रहा हूं, जैसे कुछ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कुछ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या हुआ? वो जब एक दूसरे जगह पे पहुंचा, मतलब एक सिस्टम में से दूसरा, तो उसके बाद वो क्या हुआ? एम हुआ। क्या एम हुआ? मॉडिफाई हुआ। मॉडिफाई भी तो करना है। मॉडिफाई करने वाले को आप क्या करोगे? पैकेज करोगे, बनाने लगोगे, या फिर स्टोर करोगे, फिर बाद में उसे क्या करोगे? सीक्रेट करोगे। बाद में उसे क्या करोगे? सीक्रेट करोगे। ये है प्रोसेस। तो क्योंकि वो रख नहीं पाता, अब उसे दूसरे ऑर्गेनेल्स को भी भेजना है, तो दिस इज नोन एज सीक्रेशन। आया समझ में? कीवर्ड्स में समझा दिया। कोई दिक्कत हुआ यहां पर भी तो भी आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी का है, डाउट्स के लिए है। दिस मटेरियल्स गेट मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मटेरियल्स
गेट पैक्ड, मटेरियल्स गेट पैक्ड और पैक्ड और स्टोर्ड लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, पैक्ड और स्टोर्ड। समझ में आ रहा है? मैंने ऐसे लिख दिया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये तीसरा पॉइंट, ये दूसरा, ये पहला पॉइंट। और एक पॉइंट लिखाऊंगा, आप लोग फटाक से इसे लिख लीजिए। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, फिर ये जो मटेरियल से मॉडिफाई होते हैं, फिर इसके बाद ये पैक्ड होते हैं, स्टोर होते हैं, स्टोर किया जाता है, इन्हें पैक किया जाता है। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये आप लोग डिसाइड करिए, ठीक है? अगर कोई दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ये वीडियो जो है आपके दोस्तों को भी काम दे, यूजफुल है हो सकता है ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं, जिससे आपके दोस्त अच्छे नंबरों से टॉप कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 9 के रिजल्ट ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट वो मींस 10 के लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लास 10 में जाते हो। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है। फिर चौथा पॉइंट, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चौथा पॉइंट लिखाता हूं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो जो मैं लिखा रहा हूं, जो जो मैं बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन करिए उन सबको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब जो पैक्ड है और स्टोर है उसमें क्या होगा? सिक्रीशन होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। सो दैट इज नोन एज सिक्रीशन, या फिर सिक्रीशन भी लिख सकते हो, दैट इज सिक्रीशन। तो ये 4 पॉइंट से कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स पढ़ा दिए और 4 पॉइंट। और एक पॉइंट है, गोल्जी बॉडी जो है वो पोलैरिटी शो करता है, तो इट शोज पोलैरिटी। गोल्जी बॉडी बोल रहा हूं, गोल्जी बॉडी का जो कंपोनेंट है वेसिकल, हाँ तो वो गोल्जी बॉडी भी कह सकते हो। तो वेसिकल जो है पोलैरिटी शो करता है, पोलैरिटी शो करता है, तो उसके बेसिस पे वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। जानना चाहते हो? मैं डिफरेंस फॉर्मेट में उन दोनों टाइप्स के बारे में बताता हूं। तो इट शोज पोलैरिटी, इट शोज पोलैरिटी, पोलैरिटी, POLARITY। सब पॉइंट लिख लीजिए, दोनों पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से बताऊंगा। सिस फेस और ट्रांस फेस है वो 2 टाइप्स, उनके बारे में बताऊंगा पोलैरिटी के बेसिस पे। सिस फेस, ट्रांस फेस मिटा रहा हूं, अगर आप लोगों से छूट गया हो, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं। अब डिफरेंस फॉर्मेट में अच्छे से दिखाऊंगा क्या है सिस फेस, क्या है ट्रांस फेस। मेरे वीडियो सुनने से पहले कभी आपने इन दोनों टर्म्स के बारे में सुना है या समझा है या जानने का कोशिश किया है? ट्यूशन टीचर के मुंह से सुन के, स्कूल के टीचर के मुंह से सुन के? मैंने तो स्कूल के टीचर के मुंह से सुन के ही इसका डिस्कवरी करना शुरू कर दिया, सिस फेस, ट्रांस फेस। अरे बातचीत से ही काफी कुछ सीखा जाता है, हर समय बोर्ड में लिखना या कॉपी में लिखना भी जरूरी नहीं है। मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए, रिसर्च करिए, है कि नहीं? तो सिस फेस क्या होता है? सिस फेस, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। बन रहा है ना, अभी बन रहा है, फॉर्मिंग फेस। या फिर ग्रोथ फेस भी बोल सकते हो, ग्रोथ हो रहा है, बन रहा है, अभी बना नहीं है। और ट्रांस फेस कैसा है? नहीं, ये ट्रांस फेस जो है बड़ा हो गया, ये बुजुर्ग हो गया, तो कैसा है ये मैच्योर्ड हो चुका है। कैसा हो चुका है? मैच्योर्ड। तो इट इज नोन एज मैच्योर्ड फेस। ट्रांस फेस को क्या बोलते हैं? मैच्योर्ड फेस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज
मैच्योर्ड फेस, मैच्योर्ड फेस बोल रहे हैं मतलब मैच्योर हो चुका है। और ये क्या है, ये मैच्योर होने को है, ये फॉर्मिंग फेस है। कुछ बात आपके दिमाग में घुस रहा है, कुछ बात आपके दिमाग में घुस रहा है, कुछ नहीं, अगर बहुत सारा बात घुसेगा, बहुत ही बारीक बारीक से समझा रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, इसको बोलते हैं मैच्योर्ड फेस। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सिस फेस का सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, सिस फेस का सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, सिस फेस इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ट्रांसफेस इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स न्यूक्लियस, प्रेजेंट टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है ना, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ गलत बोल रहा हूं, गलत पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, अगर मान लो पता है, या गूगल से भी एक बार सर्च करके इंश्योर कर सकते हैं। अगर गलत बता रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट है सिस फेस, और ट्रांस फेस ये न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है। फॉर्मिंग फेस सिस फेस को बोलते हैं, और ट्रांस फेस को मैच्योर्ड फेस बोलते हैं। सिस फेस का शेप कैसा होता है आपको पता है, सिस फेस कैसे शेप का होता है, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, कॉन्वेक्स। और ट्रांस फेस कैसा होता है, कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा है, पता है, फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में, हर जगह कॉनकेव कॉन्वेक्स, 8 में 9 में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। केव की तरह होता है, गुफा, गुफा मतलब समझते हो, कॉनकेव। और ये वाला साइड कैसा है, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव गुफा, अंदर वाला कॉनकेव, बाहर वाला कॉन्वेक्स। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। मैथ्स में भी कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, कॉनकेव कोऑर्डिनेटर होता है, पता है कि नहीं ये सब। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। अच्छा, ये उल्टा हो गया लग रहा है मेरे को। सिस फेस जो है ये न्यूक्लियस में होगा, सिस फेस एक्चुअली थोड़ा सा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सेल का, तो वो भूल जाता हूँ बताते बताते। मैं भी बहुत बार बताता हूँ, खुद में ही जपता हूँ, ठीक है, बोलने से ही याद होता रहता है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्पेलिंग होता है ये वाला, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स, मैं पीएम लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक में प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस के नजदीक में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या है, सेंटर ऑफ द सेल, डायरेक्टर बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। याद है कि नहीं, जब भी आप इन टर्म्स को एक साथ मिलाइए, लिखिए, तो आप सोचिए कि हाँ न्यूक्लियस पढ़ा था, ये फंक्शन है, ये फीचर्स है, ये डिस्कवरी किया था, ठीक है। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं इसको। अभी आप एक बार नया करके स्क्रीनशॉट लीजिए, गलत बोला था बोल के। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब कौन सा ऑर्गेनल की तरफ जाए, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं, मैंने जैसे बोला था क्वेश्चंस लिखाना भूल गया, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, स्टेट वन डिफरेंस, एक ही बस बोल रहा हूं, वन डिफरेंस, ज्यादा नहीं बोल रहा, वो लिख लीजिएगा पक्का याद करके। होमवर्क सब आप करते होंगे, मैं कुछ होमवर्क देता हूं, कुछ होमवर्क कहने का मतलब वो आपको होमवर्क नहीं देना, पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, वो मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा, नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। आप धीरे धीरे बड़े क्लासेस में जा रहे हो, आपको जो स्कूल टीचर टास्क देते हैं, ट्यूशन टीचर देता है, वो आप करिए, उससे क्या होता है, आपको नॉलेज होता है, आप उसे एग्जाम में लिख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो लिखा है, वो एग्जाम में आता भी है कई सारे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कैसे स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग ऑप्शंस जो है
आपको कई सारे मिलते हैं, तो आपको चूज करना होता है, ठीक है। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। क्रॉस क्वेश्चन करते करते ये मेरे माइंड में आया था, तो इसलिए आपको लिखवा रहा हूं। ये बस यही एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, अगर बाद में याद आया तो फिर से बोल दूंगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कितना टाइम लगता है स्क्रीनशॉट लेने में? मैं भी क्विक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं क्विक करूंगा, ठीक है। लाइसोसोम क्या बोलते हैं, और लाइसोसोम को सुना है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गार्बेज बैग क्या बोलते हैं ना, डिस्पोजल, याद नहीं आ रहा है आप सभी को, तो बुक में दिया होगा, ठीक है। तो वो उसको एक बार पक्का लिख लीजिएगा बुलेट देख, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मैं भी तो आप ही के क्लास का हूँ, हर चीज याद नहीं रहता मेरे को, और बायोलॉजिकल टर्म्स तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ आप सभी को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, था नया नया, अभी तो काफी कुछ याद हो गया है, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन स्कूल में आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, बुक को बहुत पतला कर दिया है। एनसीईआरटी का जो बुक है अभी बहुत पतला है, काफी कुछ डिलीट कर दिया है, बट नो इश्यू, मैं आऊंगा। तो लाइसोसोम क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड यानी खोजा गया, पहले से ही था, बनाया था गोल्गी बॉडी ने, लेकिन खोजा किसने था, क्रिश्चियन डी डूबे, नाम सुने हो? अरे ये शिवम डूबे नहीं है, जो क्रिकेट लवर से वो सोच रहे हो शिवम डूबे, नहीं नहीं, क्रिश्चियन डी डूबे। तो ये क्या था, एक बायोलॉजिस्ट था, तो इसने क्या किया, इसने डिस्कवर किया लाइसोसोम को, कौन से साल में, इन 1855 में डिस्कवर किया था। कैसे याद रखोगे इस साल को, मान लो सवाल आ गया कहीं पर भी, ट्यूशन टीचर ने दे दिया, कुछ क्वेश्चन पेपर दे दिया, कुछ क्वेश्चन दे दिया, उसमें पूछ लिया, या फिर स्कूल में दे दिया, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है, याद है कि नहीं आपको? याद है कि नहीं, 1857 में हुआ था कि नहीं, 1857 पता है कि नहीं, सुने हो उसके बारे में, 8 में भी पढ़े हो, अभी तो हिस्ट्री बुक बदल गया। तो उसके 2 साल पहले हुआ लाइसोसोम का डिस्कवरी। मजा आया ना, कितना आसानी से मींस रिलेट किया हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी को, उस तरीके से आप याद रख सकते हो, रिलेट करो एक सब्जेक्ट से दूसरे को, तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा, मैं बता रहा हूं, मैं भी ऐसे ही करता हूं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डूवे इन 1855, ठीक है। लाइसोसोम कैसा ऑर्गेनेल है, ये मैं एरो देके लिख दे रहा हूं, यहां पर अलग से पॉइंट नहीं लिखा रहा। लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल, C.O लिख दिया, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। याद करने का तरीका बताया था कि नहीं, वो गर्ल, एक ट्रिक बोला था, वो गर्ल, ये लड़की वाला गर्ल नहीं, GERL था, वो गर्ल, कीवर्ड लिखा है ना, VOGERL, याद रखने का तरीका, वो मींस वैक्यूल, G मींस गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus, ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L मींस लाइसोसोम, तो वो गर्ल। इससे सिंगल मेम्ब्रेन जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है आप उसको याद रख सकते हो। सोम ब्रदर्स क्या थे, नॉन मेम्ब्रेनस थे, जैसे सेंट्रोसोम और राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेंट्रोसोम को सेल डिवीजन के साथ पढ़ा दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो वो गर्ल क्या है, वो याद रखने का तरीका है, ठीक है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। और क्या है लाइसोसोम के बारे में, और क्या है लाइसोसोम, एक तो क्रिश्चियन डी डूवे ने इसको डिस्कवर किया था 1855 में। इट इज एब्सेंट
इट इज एब्सेंट इन मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी। मैच्योर्ड मैमेलियन या मैच्योर्ड आरबीसी भी लिख सकते हो। इन एनिमल सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, ह्यूमन में भी तो है, लेकिन एनिमल और प्लांट पढ़ना है, ह्यूमन का तो कोई सेल आपको पढ़ना नहीं है। न्यूरॉन ह्यूमन सेल है, काफी सारे एनिमल सेल ह्यूमन सेल होते हैं। तो इट इज एब्सेंट इन मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी इन एनिमल सेल। मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होता है इन एनिमल सेल। तो इट इज एब्सेंट इन मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी इन एनिमल सेल। ये क्या है? एक एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन तो होते ही है, तो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। फिजिक्स में थोड़ा कम ही मिलेगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है, लेकिन उन एक्सेप्शंस को आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है, कर नहीं सकते, फिर भी याद हो ही जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये आरबीसी को कैसे याद रखोगे? मतलब बहुत ही शरारत है इसके मतलब खतरनाक शरारत है। ये ना न्यूक्लियस रखता है, ना ये लाइसोसोम रखता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को ये नहीं रखता, इसलिए इसको याद रखना आसान है। तो एनिमल सेल में मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन को हटा दो, मैच्योर्ड आरबीसी जो है वो उसमें लाइसोसोम एब्सेंट है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताना भूल गया था, न्यूक्लियस का कुछ एक्सेप्शंस बताना भूल गया था। न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है एक पर्टिकुलर सेल में, उसको बोलते हैं सीव ट्यूब। नाम सुने हो सीव ट्यूब? SEIVE। टिश्यू चैप्टर में ही मैं बता देता, लेकिन छोड़ो, अभी याद आया, मेरा छूट गया था। तो सीव ट्यूब में जो प्लांट सेल का कंपोनेंट है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। बुलेट देके लिख दीजिए, बुलेट दीजिए और इस पॉइंट को लिखिए दैट सीव ट्यूब न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन सीव ट्यूब, ब्रैकेट में लिखिए प्लांट सेल, क्योंकि ये एक प्लांट सेल है। एनिमल में मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस, और एक डबल न्यूक्लियस भी है, डबल न्यूक्लियस भी रखता है एक ऑर्गेनिज्म। सोचिए सोचिए, पता है क्या आपको, या आपने पढ़ा था कहीं? इंटरनेट के युग में आप लोग अगर सर्च भी करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वो तुरंत ही लिख लेना है। पता है आपको? तो मैं बता देता हूं, पैरामीशियम, पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग से बता रहा हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरे को जब जो याद आता है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूं। कहने का मतलब है, मेरे को ये अभी याद आया, न्यूक्लियस पढ़ा रहा हूं थोड़ा बहुत, तो अभी याद आया बोल के मैं बता दे रहा हूं। लाइसोसोम नहीं मिटा रहा, क्योंकि लाइसोसोम हुआ नहीं, अभी भी कुछ पॉइंट्स रह गए। तो देखो, न्यूक्लियस जो है वो सीव ट्यूब में एब्सेंट है। एब्सेंट का पहले लिख देता हूं, एब्सेंट, ये इसको ऐसे अंडर इधर कर दो, एक बॉक्स के अंदर लिख दो। एब्सेंट किस में है? सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब में एब्सेंट है। मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी वो तो लिखा दिया था शायद, और अभी भी बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और दो न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म में। तो पैरामीशियम जो है उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो पैरामीशियम कैसा ऑर्गेनल है, मतलब कैसा ऑर्गेनिज्म है? पैरामीशियम है डाइकैरियन। जो दो न्यूक्लियस रखता है उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं डाइकैरियन। तो DIKARYON। अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं? बहुत नया नया पॉइंट बता रहा हूं। बुलेट दीजिए कि पैरामीशियम हैज टू न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज डाइकैरियन ऑर्गेनिज्म। लिख लीजिए, दो न्यूक्लियस पैरामीशियम है, इसलिए इसको डाइकैरियन बोलते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए हट गया। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को जल्दी से जल्दी लाइसोसोम को मारना है। नहीं, लाइसोसोम को क्यों मारूंगा मैं? क्या बोल रहा हूं मैं अभी?
लाइसोसोम को मारना है कहने का मतलब लाइसोसोम को खत्म करना है, टॉपिक को खत्म करना है। बहुत देर से हम इस पे हैं, मार नहीं सकता भाई, इंटरसेल्यूलर डाइजेशन कौन करेगा? ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल मतलब पता है स्फीयर, अरे स्फीयर पता है ना, मैथ का एक ज्योमेट्री स्फीयर। अब मैं नहीं, अब मैं तो फिर उसमें चला जाऊंगा, वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में, तो उसमें क्यों जाना? अभी तो मैं बायोलॉजी का क्लास ले रहा हूं। तो इट इज अ स्फेरिकल, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, लेकिन स्फीयर आपको पता होना चाहिए क्या है। तो इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म बताया नहीं हूं अभी भी इसके बारे में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। It is a spherical structure present in the cytoplasm that is developed from Golgi। मैंने अभी फंक्शन में बोला था कि गोल्जी से डेवलप हुआ है, ये भी एक फंक्शन है गोल्जी का कि ये डेवलप करता है लाइसोसोम को, बनाता है लाइसोसोम को। तो यही लिख दे रहा हूं अभी। अगर आप इस पॉइंट को स्किप करना चाहते हैं, यहां से लेके दैट इज डेवलप फ्रॉम गोल्जी से लेके स्किप करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो ज्यादा मतलब अच्छा होगा, क्योंकि याद रहता है। मैंने बोला ना, बार बार लिखिए, बार बार। मैं मान लो कोई पॉइंट को 2 बार बोल रहा हूं, आप उसको 4 बार लिखिए, 3 बार बोल रहा हूं तो 6 बार लिखिए, याद होगा। बस यही है, याद के रखने के लिए ऐसे ही करना होता है। आपको जो जो ट्रिक्स बता रहा हूं फॉलो करिए। तब भी नहीं हो रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? नहीं होगा मतलब ऐसे नहीं होगा। ओके, आप लोग लिख रहे होंगे, लिख लीजिए। लाइसोसोम का चौथा पॉइंट है इट कंटेन्स वेरियस का स्पेलिंग पता है ना, वेरियस हाइड्रोलाइटिक, HYDROLYTIC हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इट कंटेन्स वेरियस, कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है, रखता है। दैट एक्ट्स काम करता है, मदद करता है। दैट एक्ट्स एज अ एसिडिक मीडियम, एसिडिक पीएच मींस मीडियम। पीएच को आप लोग अगर नहीं पता मीनिंग, तो मान लो लाइसोसोम टॉपिक के नीचे ये सब पॉइंट्स लिख रहे हो तो उसके ऊपर ब्रैकेट में लिख दीजिए पीएच मींस मीडियम। एसिडिक मीडियम के रूप में काम करता है लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि इसके पास कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। जोर जोर से बता रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स आपको लिखा दे रहा हूं एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। आप लोग ये पॉइंट्स अगर लिख सकते हैं, अगर आपसे लाइसोसोम का फीचर्स पूछेगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बता रहा हूं। तो इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम गोल्जी, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है इट कंटेन्स वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट एक्ट्स एज अ एसिडिक मीडियम। तो इसके बीच में एक लाइन खींच देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि थर्ड फोर्थ कौन सा है। तो ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, टिक दे दिया, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लाइसोसोम भी मैंने मिटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो दूसरे टॉपिक में हम जाने वाले। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया है। ऐसे लाइसोसोम आपका लिखा हुआ होगा, मैं फिर भी लिख दिया लाइसोसोम। दूसरे टॉपिक में मत जाना, लाइसोसोम के नीचे एक और पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट नंबर 5, कि लाइसोसोम में एसिडिक मीडियम भी क्यों प्रेजेंट है। देखो कितना सारा पॉइंट्स बन जा रहा है। एसिडिक मीडियम के भी प्रेजेंट का एक कारण है, कुछ प्रेजेंट है तो उसके वजह से वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ये। तो यही तो बायोलॉजी में आपको पूरा पढ़ना है, इस सेल चैप्टर के में ज्यादा अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, नोट डाउन करिए। तो लाइसोसोम में जो
एसिडिक मीडियम है, एसिडिक पीएच इज प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन पंप। अब एक नया टर्म आ गया, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन पंप। थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए, थोड़ा हाथ को चलाइए, इस पॉइंट को लिखिए, मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, नॉलेज होगा। प्रोटॉन पंप, और आप लोगों का भी टास्क रहेगा व्हाट इज प्रोटॉन पंप। हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सर्च करिए, बुक्स खोजिए, बुक्स को देखिए, मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तब नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एसिडिक पीएच इज प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट है, लोकेट है, मतलब है। तो ये क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन पंप है। दोनों भाईचारा है, प्रोटॉन पंप और एसिडिक पीएच का। जय वीरों की दोस्ती, याद है ना शोले पिक्चर में? एसिडिक पीएच जय है और प्रोटॉन पंप वीरू है। शोले पिक्चर मैंने कैसे देख लिया? मैं क्यों नहीं देखूंगा? टीवीज में अभी भी पुराने पिक्चर दिखाते हैं, आप लोग भी देखिए। दोस्ती ऐसे रखिए ना जो दोस्त आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए आप समझ गए, अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा इतना। ये फिफ्थ पॉइंट है, एसिडिक पीएच इज प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन पंप। चलिए लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बार बार वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं आपके पास, ठीक है। आप लोग इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूं, मेरे को ये सब बोलने की जरूरत नहीं। 9 में 10 में बच्चे बहुत मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर तब भी नजर आएगा जब आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, खतरनाक आएंगे। मतलब कि और आपको लगेगा कि नहीं मेरे को बहुत कुछ पता है, कॉन्फिडेंस ही अलग होगा कि क्या ही पूछ लेगा। फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम, फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे 3 लाइसोसोम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, देखो मैंने क्या बोला था, लाइसोसोम जो है कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है, कंटेन करता है। तो ऑल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो इसमें भी तो होगा ही, क्योंकि ये लाइसोसोम का फॉर्म है, टाइप नहीं है। ऑल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन देयर इनएक्टिव फॉर्म, उनके इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इनएक्टिव, नॉट एक्टिव। इनएक्टिव मतलब बहुत लेजी, सोता है, काम वाम नहीं करता, और एक्टिव मींस बहुत ही तेज, जो मतलब बोलने से पहले ही करके रख देता है, बहुत ही एडवांस, वो होता है एक्टिव। तो इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा लाइसोसोम होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। अगला फॉर्म क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम। इसमें जो है सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उनके एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कैसे लिखोगे? वही सेम, बस इनएक्टिव की जगह एक्टिव लिखोगे। ऑल हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक, ये हाइड्रोलाइटिक वर्ड का मतलब क्या है? कीवर्ड का मतलब मैं नहीं बताने वाला, बुक थोड़ा खोजो, ठीक है। वरना स्कूल के सर से पूछना कुछ उनको भी बोलने का मौका दो, ठीक है। स्कूल से सर से आप लोग पूछ के लिखना कि क्या है हाइड्रोलाइटिक का मतलब, ठीक है। ऑल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऑल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन देयर एक्टिव फॉर्म, ACTIVEFORM, एक्टिव फॉर्म। आई होप आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, सारे पॉइंट्स आप लिख रहे हैं। मैं इसके बीच में एक लक्ष्मण रेखा बना देता हूं, मेरा मतलब लाइन बना देता हूं, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। जितना जल्दी करा रहा हूं उतना अच्छे से समझा भी रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब कहां जाए? अच्छा, एक और रह गया। तीसरा फॉर्म क्या है? टर्शियरी राइबोसोम बोल रहा हूं, टर्शियरी और रेसिडुअल लाइसोसोम। ये कैसा लाइसोसोम है? कैसा लाइसोसोम है बता रहा हूं। टर्शियरी और रेसिडुअल, ये ऐसे लाइसोसोम है जो रेसिडुअल पार्ट को जो है रखता है, रेसिडुअल बचा हुआ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग पार्ट को रखता है। दैट कंटेन्स residual body, that contains residual body, रेसिडुअल मतलब जो बच जाता है ना, वही चीज। तो दैट कंटेन्स रेसिडुअल बॉडी, लेटर इट कैन बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम सेल। इस रिमेनिंग पार्ट को रख के क्या फायदा? तो उसको सेल से तो निकलना भी है, रिलीज भी होना है। तो वो होता है, कब होता है, किस प्रोसेस से होता है? जब वो रेसिडुअल बॉडी रखता है तो वो एक प्रोसेस से भी रिलीज हो जाता है सेल से, फ्रॉम सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नाम सुने हो नहीं सुने हो? चलो अभी सुन लो। प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस से बाहर फेंक देते हैं, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तो लेटर इट कैन रिलीज आउट फ्रॉम सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, टर्शियरी और रेसिडुअल लाइसोसोम दैट कंटेन्स रेसिडुअल बॉडी, लेटर इट कैन रिलीज आउट फ्रॉम सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से ये बाद में रिलीज हो जाता है, इसे निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ऐसे समझ सकते हो। तो फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम तीन ही है, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। यहां से अगर कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा आपका मैंने स्क्रीनशॉट। अब फॉर्म्स जैसे कि डिस्कस हो गए, फॉर्म्स अब डिस्कस हो गए, तीनों फॉर्म, उनके कुछ पॉइंट्स लिखा दिए। पॉइंट्स मतलब एक ही तो लिखाना था, एक या दो, एक ही पॉइंट मतलब जिससे आप समझ सके, रिकॉग्नाइज कर सके, याद रख सके कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। ठीक है, अब मैं फंक्शन भी बता देता हूं, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। एक फंक्शन भी बताने बोल सकता है कि फंक्शन बताओ, एमसीक्यूज में पूछता है इसका फंक्शन, क्योंकि इसका एक से ज्यादा नहीं है, इसका एक ही मेन फंक्शन है, डाइजेशन में मदद करता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो ये फंक्शन आप लोगों का मींस लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सवाल पूछता है। तो ये डाइजेशन में मदद करता है, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन, बस हो गया लाइसोसोम, यहां तक हुआ। अभी कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूं कि डाइजेशन में मदद करता है। कैसा डाइजेशन? डाइजेशन भी दो टाइप के होते हैं, वो टर्म्स को आप बुलेट देके लिख लीजिए, मैंने भी बुलेट दे दिया। एक है ऑटोफेजी, ऑटोफेजी मींस एक है ऑटो और एक है हेटेरो, एक है ऑटोफेजी और एक है हेटेरोफेजी। नया चीज बता रहा हूं, चलो ऑटो को पहले लिखाता हूं। ऑटोफेजी मींस डाइजेशन ऑफ worn out, डाइजेशन ऑफ ओल्ड worn out सेल ऑर्गेनेल लिख सकते हो, जो खराब हो गया, जो पुराना है, उन सेल ऑर्गेनेल्स का डाइजेशन को ऑटोफेजी बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल मत लिखो, सेल लिखो,
सेल लिखो। ये है ऑटोफेजी और हेट्रोफेजी, ऑटो हेट्रो। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं, हेटेरो ऑटो, ये इसी से का मतलब बन जाता है। हेट्रोफेजी मींस डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। कुछ फॉरेन सेल्स भी तो होंगे, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी तो होंगे, उनके डाइजेशन को हेट्रोफेजी बोलते हैं। फॉरेन फॉरेन विदेशी, फॉरेन समझते हो ना, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। ऑटोफेजी हेट्रोफेजी ये दो प्रोसेस है। ऑल वॉलनट सेल ऑर्गेनेल का डाइजेशन ऑटोफेजी, हेट्रोफेजी मींस डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। ये फंक्शन, ये है आपका दो, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इतना अच्छा जो पढ़ा रहा हूँ। एक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब एक लाइक, उसमें कितना ही टाइम लगता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बोला हूँ, लेकिन जो जो टास्क दिया हूँ आप जरूर करिएगा। चलिए ठीक है। अब मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग उसे लिखिएगा। इसके बाद मैं लाइसोसोम टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया। एक होमवर्क दे दिया लाइसोसोम से कि व्हाई लाइसोसोम इज टर्म्ड एज, अभी याद आया मेरे को, वो बोलते हैं ना वो नाम, तो उसको एक्सप्लेन करना। सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? हाँ, तो ये एक ऑटोलाइसिस प्रोसेस भी करता है, ऑटोलाइसिस प्रोसेस, तो उसको भी थोड़ा सा बताइएगा। जो ऑटोलाइसिस प्रोसेस वही लाइसोसोम, इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहता है, क्योंकि वो लाइसोसोम जो है वो ऑटोलाइसिस प्रोसेस करता है। तो इस सुसाइडल बैग ऑफ द सेल को मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा। क्यों कहते हैं लाइसोसोम को, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों ऐसा नाम दिया है, क्यों ऐसा टाइटल दिया है, एक्सप्लेन करिए। व्हाई मैंने लिखा है, तो डायरेक्ट मत लिख देना कि लाइसोसोम इज नोन एज इतना, तो एक्सप्लेन करना, ठीक है। बस ये आपका टास्क है। एक और जो जो याद आएगा मैं वो टास्क आपको देते रहूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मजा आएगा, अब तूफानी बनने वाला है वीडियो। अब धड़ाधड़ पॉइंट्स बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, फीचर्स आप उसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एरो देके लिख लीजिए। पहले तो ये कैसा ऑर्गेनेल है? सिंगल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। वोगर बोल के याद कराएं, और मैं उसे और दोबारा लिखा नहीं रहा, उससे याद करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर, और दो साइंटिस्ट थे जिनका रोल था, लेकिन मेन जो डिस्कवरी जो करता है उसी का नाम पहले होता है। बाद में वो दोनों ने किया था, लेकिन पॉटर जो है उसने डिस्कवर किया ईआर को। कौन से साल में? साल भी कभी कभी गूगल में इधर उधर दे देता है, 1945 43 ऐसा कुछ था, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे भरोसे मत रहिए हर जगह, ठीक है। मेरा मतलब रही है, ये सब लिखिए, लेकिन जो सर्च करने वाला सर्च करिए। इट वाज डिस्कवर्ड, पॉटर नहीं लिखना, इट इज डिस्कवर्ड बाय पॉटर। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? इट डिवाइड्स, ईआर जो है इसका काम है डिवाइड करना साइटोप्लाज्म को, तो इट डिवाइड्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में, इनटू टू टाइप में, इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स लिखता हूं, टाइप्स तो इसके अलग है। टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला, पहले पार्ट को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा लुमिनल। सुने हो ये टर्म? नहीं सुने तो गूगल में सर्च भी कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूं तो लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा भी लीजिए, जितना एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा लुमिनल मींस आउटसाइड ईआर, जो ईआर के बाहर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, वही तो आउटसाइड ईआर, तो उसको, उस पोर्शन को बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल। और जो इनसाइड ईआर है उसको सिर्फ क्या बोलते हैं? लुमिनल बोलते हैं, सिर्फ लुमिनल। इनसाइड ईआर को क्या बोलते हैं? लुमिनल। इनसाइड ईआर,
उधर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इधर लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। तो लुमिनर को क्या कहते हैं, इनसाइड ईआर, ईआर के अंदर, ईआर के बाहर, ईआर के अंदर, ईआर के बाहर। समझ में आया, इतना समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आया। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने क्या बोला था, जो गोल्गी बॉडी का कंपोनेंट वही ईआर का कंपोनेंट। तो तभी बोला था, अगर आप लोग भूल गए होंगे कि अभी तो सर कंपोनेंट डिस्कस करने वाला है, आप कंपोनेंट अलग से नहीं लिखाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए कंपोनेंट को, याद होगा। तो जो गोल्गी बॉडी के कंपोनेंट्स के पॉइंट लिखा है, जो गोल्गी बॉडी के बारे में लिखा है, वही आप लोग लिखिए। थोड़ा सा अलग है बेसिकल ईआर का और गोल्गी का, ठीक है। बुक पढ़िए, बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है सेल के बारे में। अब रह गया है एक आखिरी टॉपिक, बेस्ड ऑन राइबोसोम। बेस्ड ऑन राइबोसोम, बेस्ड ऑन राइबोसोम, बेस्ड ऑन राइबोसोम, राइबोसोम के बेसिस पे ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सुने हो नाम? डिवाइडेड इनटू लिख देता हूं ऊपर, इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, और एक है स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं एकदम फ्रेश तरीके से लिखूंगा, तो आप इस पॉइंट को एक बार लिख लीजिए। बेस्ड ऑन राइबोसोम ईआर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऐसे एक बुलेट दे दीजिए। ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया, इसलिए इसको आप मिटा देना, फ्रेश करके लिखता हूं, जगह भी बहुत कम है, आप लोग जानते ही है, बहुत बार बोला आप सभी को, ठीक है। इसलिए वीडियो पीछे करके भी लिख सकते हैं, मान लो आपसे छूट गया हो, छूट भी जाते हैं काफी बार, ठीक है। स्पीड में आप तुरंत ही नहीं लिख सकते। तो एक है रफ ईआर, आप पूरा लिखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और स्मूथ ईआर। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस फॉर्मेट में ही मैं आपको सारे के पॉइंट्स बताऊंगा, रफ ईआर का भी, स्मूथ ईआर का भी। ये दोनों क्या है? टाइप्स है। ये दोनों क्या है? टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रफ ईआर कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम। इसको राइबोसोमल ईआर भी बोलते हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। तो रफ ईआर कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, that's why it appears bumpy, bumpy बोलते हैं, रफ भी बोलते हैं। bumpy means ही रफ, bumpy means रफ ईआर कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम। जैसे यहां पर इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है ईआर का, इधर कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एनिमल सेल, प्लांट सेल का डायग्राम दिया है ना, उसके अंदर ईआर को देखना, जिस ईआर के ऊपर ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स है, मतलब उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वही है आरईआर। दिस इज नोन एज रफ ईआर, इसकी वजह से वो बम्पी होता है। स्मूथ ईआर के पास ये नहीं होता। बना भी सकते थे ये डायग्राम को, कोई बात नहीं, ऐसे आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए डायग्राम बनाने का। मैंने बोला था आप खुद प्रैक्टिस करिए, मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा डायग्राम भी खुद खराब है और बोर्ड में पॉसिबल नहीं होता, टाइम बहुत ज्यादा लेता है। तो जो स्मूथ ईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डज नॉट कंसिस्ट, मतलब नहीं रखता, डज नॉट कंसिस्ट राइबोसोम, तभी तो ये स्मूथ है, नाम समझो। स्मूथ क्यों है? राइबोसोम नहीं रखता, ये राइबोसोम रखता है, बोल के बम्पी है, बोल के रफ है। आया ना समझ में? फिर ये जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रखता है, इट कंटेन्स राइबोफोरिन। राइबोफोरिन एक प्रोटीन है, राइबोफोरिन, राइबोप्रोटीन नहीं बोला, राइबोफोरिन बोला, तो दोनों डिफरेंट है। PHORIN, राइबोफोरिन।
इसमें एब्सेंट है राइबोफ्लोरिन, इसे डायरेक्ट लिख दिया एब्सेंट। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं डज नॉट कंटेन राइबोफ्लोरिन, थोड़ा बड़ा करके लिखिए, इतना छोटा में मत करिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। फंक्शन लिख लीजिए, फिर लोकेशन बताता हूं, ठीक है। रफ ईआर का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ऐसा क्यों, माइंड में आएगा ना सवाल कि प्रोटीन का सिंथेसिस में क्यों मदद करता है। सवाल क्यों आएगा, मैंने क्या कहा, रफ ईआर को राइबोसोमल ईआर बोलते हैं, रफ ईआर के पास राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन बनाता है। समझ में आया ना, नॉटी बनते हो, शरारतें करते हो मेरे साथ, पता है आप लोगों को, पता है। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना, मींस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दैट इज व्हाई तो राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, फैक्ट्री है जहां प्रोटीन बनता है। तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। अब लिपिड भी तो कुछ होता है, क्या होता है, कुछ होता है मतलब, तो आप लोग भी कुछ सर्च करिए। तो एक और टास्क रहेगा, मैं कुछ टास्क दिया हूं आपको करना पक्का। इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ऑफ ड्रग्स, ऑफ केमिकल्स, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, तरह तरह के ड्रग्स होते हैं, उन ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने में। अब डिटॉक्सिफिकेशन मींस, डिटॉक्सिफिकेशन का ऊपर मैं मीनिंग लिख दे रहा हूं, रिमूवल। अरे मार फेंकते हैं, गिरा देते हैं, हटा देते हैं, नहीं रखना है ड्रग्स को, इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। फंक्शन लिख दिया, ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बता दो मेरे को, समझ में आया। हाउ इज द जोश, जोश है ना, जोश है कि नहीं। 8 लेक्चर्स क्यों बनाए, जिससे धीरे धीरे समझो, अलग अलग टॉपिक्स को धीरे धीरे समझो, उसको लिखो, ठीक है। जो आपको पता है वो स्किप करते जाओ, ठीक है, ठीक है। वन शॉट में क्या ही होता है, वो हर कुछ क्लियर नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेस नहीं तैयार होता। मतलब आप लोग ये वीडियो देखिए, जो आपको लगता है कि आपको क्लियर है, जो आपको पता है, वो आप स्किप कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं पता, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप पीछे जाइए, ठीक है। ये पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके एग्जांपल भी लिख लीजिए, ये कहां प्रेजेंट है, ये स्मूथ ईआर। जैसे हेपाटोसाइट, हेपाटोसाइट के बारे में पता है ना, हेपाटोसाइट यानी लीवर सेल, लीवर सेल, अरे यार, LIVER, लीवर सेल, हेपाटोसाइट, HEPATOCYT। मान लो बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा तो इसने स्पेलिंग बोल दिया, लिख लीजिएगा। एग्जांपल है HEPATOCYT, हेपाटोसाइट यानी लीवर सेल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लीवर सेल। रफ ईआर का एग्जांपल है पैंक्रियाटिक एसिनार सेल, पैंक्रियाटिक एसिनार सेल, पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में पता है ना, उसी का सेल, पैंक्रियाटिक एसिनार सेल। चलिए मैं मिटा रहा हूं, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है। अब ये ऑर्गेनल खत्म होने को है, और 2 पॉइंट्स दिखाऊंगा अच्छे वाले, और 2 पॉइंट्स दिखाऊंगा। आपका लिखा हुआ है ना रफ ईआर और स्मूथ ईआर, मैं उसको अलग से और लिख नहीं रहा, 4th पॉइंट लिख रहा हूं। उसके नीचे अगर जगह है तो लिखिए, नहीं है तो दूसरे पेज जाके 4th पॉइंट लिखिए, मेंशन करके, आप लोग अलग से मेंशन करिए। 4th पॉइंट क्या है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने। अरे सिस्टरने तो ईआर का भी कंपोनेंट है, मैंने बोला था ना, सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स, तो ये सिर्फ सिस्टरने रखता है, सिर्फ सिस्टरने। सिस्टरने और क्रिस्टे को मिक्स मत कर देना, दोनों टर्म्स अलग है। क्रिस्टे क्या है, क्रिस्टे क्या है, वो F0F1 पार्टिकल्स, वो ऑक्सीजोम है, अब उसको भी क्रिस्टे समझ लेंगे लोग। बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, उसका वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। क्रिस्टे जो है वो जो इस टाइप से होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, यहां पर एक जो होता है,
ठीक है, वो है क्रिस्टल, लेकिन ये है सिस्टर ने। फोर्थ पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे स्मूथ ईआर का? इट कंसिस्ट ऑफ, यहां मेनली नहीं लिख रहा, यहां पर दो चीज कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स, दोनों ही रखता है। सर क्या मेरा मतलब दोस्त क्या वेसिकल्स को वैक्यूल बोलते हैं? मेरे को सर मत बोलना, मैं आप ही लोगों को भेज रहा हूं। वेसिकल्स जो है उनको वैक्यूल्स कह सकते हैं कि नहीं? वेसिकल्स इज डिफरेंट एंड वैक्यूल इज डिफरेंट। वैक्यूल एक खुद ही ऑर्गेनेल है। तो इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्न, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ रफ ईआर। रफ ईआर का लास्ट पॉइंट क्या है? कहां प्रेजेंट है? लोकेशन मेरा छूट गया था, तो लोकेशन कहां है इसका? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, मतलब न्यूक्लियस के नजदीक प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पीएम। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। वो प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके नजदीक में है एसीआर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं एसीआर, इसको लिख दे रहा हूं आरईआर। ना भी समझेंगे सभी क्या पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ठीक है? फिर भी बता चुका हूं, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है? तो ये 5 डिफरेंस आप लोग हो गया आरईआर और एसीआर का। और मैं जाते जाते कुछ होमवर्क्स देके जा रहा हूं, यानी कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आप लोग उसे करिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिटा दे रहा हूं, अगर छूट गया हो तो आप लोग वीडियो को पीछे कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है? जो आपका टास्क रहेगा, जो आपका होमवर्क रहेगा, एक तो कम से कम 3 डिफरेंस, मैं 5 लिखा है, 3 ही पूछता है, 5 भी पूछ लेता है, 5 लिख लीजिए, आपके लिए बेहतर है। जितना प्रैक्टिस करोगे, राइट एटलीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? आरईआर एंड एसीआर। बताया हूं फुल फॉर्म आरईआर का, एसीआर का। आरईआर मींस रफ ईआर, राइबोसोमल ईआर भी बोलते हैं, स्मूथ ईआर। जिसके पास राइबोसोम नहीं है तभी तो वो स्मूथ है, तो वो स्मूथ ईआर। आप लोग लिख लोगे। एक पॉइंट तो ऐसे ही बता दिया मैं, एक पॉइंट तो ऐसे ही बता दिया डिफरेंस में। फिर और एक टास्क रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय लिपिड? थोड़ा सा सर्च करो, बुक सर्च करो, इंटरनेट सर्च करो, लेकिन लिखो व्हाट डू यू मीन बाय लिपिड। लिपिड से क्या समझते हो? और एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंड मेंशन। मेंशन मतलब उसके बारे में मेंशन करो, लिखो, और डिस्क्राइब भी करो, उसको समझाओ भी, उसको उसके पॉइंट्स भी लिखो। डिस्क्राइब एंड मेंशन कंपोनेंट्स ऑफ, किसका कंपोनेंट्स? आज जो पढ़ाया उसी का, कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को और क्या कहते हैं? गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, बोला था ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखना, ठीक है? तो ये टास्क आप लोग पक्का करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आई होप आज आप लोगों ने रिपब्लिक डे बहुत एंजॉय किया होगा, ठीक है? 77th रिपब्लिक डे है, ठीक है? आपने अपने दोस्तों के बीच लड्डू बांटे होंगे, दोस्तों को बधाई दिया होगा। रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है पूरे इंडिया के लिए। इस दिन हम लोग काफी लोगों को अवार्ड्स देते हैं, ठीक है? इस डे को एक्नॉलेज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है? आप लोग सेलिब्रेट करिए और साथ साथ पढ़ाई भी करिए। एनुअल एग्जाम भी आपके नजदीक है। मेरे जो ब्लेसिंग्स है आपके साथ है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। तब तक के लिए बाय।